रतन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों के बहुत सारे बधाई संदेश प्राप्त हुए। उसके लिए टीम अम्बेडकर नामा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। चलिए अब एपिसोड शुरू करते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। मैं एक कार सेवक था कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि आरएसएस अपने साहित्य के जरिए किस तरह अपनी विचारधारा को नर्चर करता है, और साथ ही हमने जाना कि जब पोस्टिंग पर आए एक मुस्लिम व्यक्ति अमीर खान को भंवर मेघवंशी जी अपने ही गांव में देखते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। यदि आपका यह एपिसोड मिस हो गया हो तो आप पिछला एपिसोड जाकर सुन सकते हैं। आज का टॉपिक है टॉपिक 17, हिंदू राष्ट्र की ओर। मेरी जल्दी ही पदोन्नति हो गई। मैं मुख्य शिक्षक से कार्यवाहक बना दिया गया। दोनों ही नियुक्तियां जबानी ही थी, किसी प्रकार का लिखित आदेश नहीं। जब स्वयं सेवकों को ही सदस्यता की कोई रसीद या पहचान पत्र दे नहीं है तो पदाधिकारियों को भी इसकी क्या जरूरत है। मैंने पूछा था कि इस बारे में, तो जवाब मिला कि संघ में इस प्रकार की कागजी खानापूर्ति के लिए समय व्यर्थ करने की परंपरा नहीं है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं ये लोग। इसके पीछे असल वजह यह है कि कोई भी चीज ऑन रिकॉर्ड ना होने की वजह से संघ की सही ताकत का आकलन करना बेहद मुश्किल है। उसको एनालिसिस नहीं किया जा सकता कि कितने अंदर तक घुसपैठ संघ की है देश में। खैर, कार्यवाहक बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियों में प्रखंड विद इन ब्रैकेट ब्लॉक स्तरीय बैठकों में भाग लेना भी शामिल हो गया। जब मैं पहली बार 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने तहसील मुख्यालय मांडल गया तो साथ में बिस्तर, गणवेश, लाठी और खाने के लिए थाली कटोरी भी ले जानी पड़ी। किराया भी खुद देना पड़ा और बैठक का निर्धारण शुल्क भी चुकाना पड़ा। यानी कि इतने सारे लोगों से लिफाफेबाजी ये लोग करवाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाते। रात का खाना भी घर से बांध कर ले गया। दूसरे दिन भोर में तकरीबन 5 बजे व्हिसल की आवाज से नींद खुली। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद संस्कृत में समवेत स्वरों में प्रातः स्मरण दोहराया गया। प्रातःकालीन शाखा लगी। दूसरे दिन पूरे प्रखंड में आरएसएस के काम का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। भोजन और बौद्धिक सत्र चले। अलग अलग समूहों में बैठकर राष्ट्र की दशा और दिशा पर गंभीर चर्चा हुई। तो आरएसएस कोई भी चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं रखता, ये हमने अभी भी पढ़ा। लेकिन उसके बावजूद जब इतने बड़े बड़े शिविर लगते होंगे और इतने बड़े बड़े लोग उसमें भाग लेने के लिए आते होंगे, भारी तादाद में स्वयं सेवक जब एक जगह इकट्ठे होते होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि सरकारों की नजर से ये सारी गतिविधियां बची रह जाएं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं हमेशा से इन विचारधाराओं को नर्चर होने का मौका देने के पीछे। तो ये भी पॉइंट टू बी नोटेड, जिसे कहते हैं ना, नोट डाउन करने लायक पॉइंट है। इन 2 दिन के एकत्रीकरण ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्र निर्माण का कार्य मानवीय न होकर ईश्वरीय कार्य है। इसमें कार्य करने का अवसर बिरले और नसीब वाले लोगों को ही मिलता है। संघ कोई संख्या नहीं है, यह तो व्यक्ति निर्माण का प्रकल्प है जिसमें हम जैसे संस्कारवान राष्ट्रभक्त युवाओं का निर्माण हो रहा है। जिला स्तर से आए प्रचारक जी और संघ चालक ने भी बहुत ही प्रभावी उद्बोधन दिया। उनका एक एक वाक्य मुझे वेद वाक्य लगा। कितने महान और तपस्वी लोग हैं ये। इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया है। मैंने भी मनी मन निश्चय कर लिया कि मैं भी अपना जीवन संघ के पवित्र उद्देश्यों को पूरा करने में लगाऊंगा। मैंने जीवन व्रती प्रचारक बनने की ठान ली। टॉपिक 18, प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं। तो ये बात खास तौर से नोट डाउन करने की है। जब हमने जाति का विनाश पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि शास्त्र जो है वो आपको विचारक होने की अनुमति नहीं देते, वो केवल प्रचारक होने की अनुमति देते हैं। और उसी बात को लेकर आरएसएस जो है आगे बढ़ता है। घर परिवार त्याग कर सन्यासी की भांति जीवन जीते हुए राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए पूर्णकालिक प्रचारक बनने की अपनी इच्छा को एक दिन मैंने जिला प्रचारक जी के समक्ष रखा। उनके द्वारा दिए गए लंबे जवाब से 2 बातें अब मुझे जस की तस याद हैं। मैं भाई साहब मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ। जिला प्रचारक बंधु, आपके विचार तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन दृष्टि समग्र नहीं है। आज उत्साह में हो तो प्रचारक बनना चाहते हो,
लेकिन हमारा समाज काफी विषम है। कल कोई आपसे नाम पूछेगा, गांव पूछेगा और अंततः समाज विद इन ब्रैकेट जाति भी पूछेगा। और अगर उन्हें पता चला कि ये प्रचारक जी तो वंचित समुदाय से आए हैं, तो उनका व्यवहार बदल सकता है। तब अपमान का घूंट भी पीना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप ये सह नहीं पाओगे, दुखी हो जाओगे, प्रतिक्रिया करने लगोगे, वाद विवाद होगा। इससे संघ का काम बढ़ने की बजाय कमजोर हो जाएगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप प्रचारक नहीं, विस्तारक बनकर थोड़ा समय राष्ट्र सेवा में लगाओ। जिला प्रचारक के इस जवाब से मैं दुखी तो बहुत हुआ। मुझे अपने निम्न समाज में पैदा होने पर कोफ्त होने लगी, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? ये कैसी विडंबना थी कि मैं पूरा जीवन संघ के ईश्वरीय कार्य हेतु समर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जाति इसमें आड़े आ रही है। पर यह सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी कि अभी संपूर्ण हिंदू समाज में हमारी स्वीकार्यता नहीं बन पाई है। तो सोचिए किस तरीके से माइंड को नर्चर किया जाता है कि संघ के अंदर जातिवाद किसी को नजर नहीं आता है। सारा ब्लेम जो है वो समाज की मानसिकता के ऊपर डाल दिया जाता है, जबकि ये मानसिकता के पोषक भी तो ये संघी ही हैं। खैर कोई बात नहीं, संघ सामाजिक समरसता के लिए प्रयासरत तो है ही, जो शायद ही कभी आए। समरसता तभी आ सकती है जब समानता आए। जल्दी ही वो वक्त भी आ जाएगा जब मेरे जैसे वंचित समुदाय के स्वयं सेवक भी पूर्णकालिक प्रचारक बनकर अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा पाएंगे। ये वो दिन थे जब मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैंने शुरू में उग्र राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखता था। मैंने एक हस्तलिखित पत्रिका हिंदू केसरी का पाकिस्तान मिटाओ अंक भी निकाला था। स्थानीय समाचार पत्रों में राष्ट्र चिंतन नाम से स्तंभ लिखने लगा था। कई शाखाओं में गणवेश धारण किए हुए जाकर बौद्धिक दे आया था। मैंने खुद को हिंदूवादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। फिर भी मैं महसूस करता था कि मुझे वे स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही थी जिसका मैं हकदार था। लेकिन उस दिन प्रचारक बनने के सवाल पर जो अब उनकी दूसरी बात थी, उसने मुझे अपनी औकात दिखा दी। प्रचारक जी ने मेरे सिर की तरफ इशारा करके मेरी बुद्धिजीविता का मखौल उड़ाते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि आप जैसे ज्यादा सोचने वाले लोग केवल अपनी गर्दन के ऊपर ऊपर मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से नहीं। वैसे भी संघ को प्रचारक चाहिए जो नागपुर से कही गई बात को वैसे का वैसा ही समाज तक पहुंचाए। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन के नागपुर से कही गई बात को। आपकी तरह के सदैव सवाल करने वाले विचारक हमें नहीं चाहिए। तो आ गई ना जाति के विनाश में कही गई बात। और इस तरह मैं विचारक से प्रचारक बनते बनते रह गया। संघ की संरचना को गौर से देखा जाए तो उन्हें प्रचारक नामक पद्धति का बड़ा योगदान है। एक तरह से संघ की रीढ़ होते हैं ये लोग। अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रहकर संघ की गतिविधियों के लिए जीवन अर्पित करते रहते हैं। वस्तुतः तो ये लोग संगठन करता ही होते हैं, पर गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं तथा पूरी निष्ठा से संघ का कार्य करते रहते हैं। तो ये तो ऊपरी तौर पर दिखाई देता है कि ये लोग गृह त्याग कर देते हैं, लेकिन पीछे इनके घर का पूरा भार जो है वो शायद संघ के द्वारा उठा लिया जाता होगा, ताकि ये लोगों का ध्यान न भटके प्रचार प्रसार करते वक्त। और यही चीज हमारे समाज को भी सीखनी चाहिए। जो समाज में जागृति फैला सकते हैं उनका ख्याल रखा जाए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस समय प्रचारकों की कुल संख्या 2224 है, यानी कि 2224, जिसमें से 1646 1646 शाखा के कार्यों के लिए तथा 141 141 व्यवस्था तथा 437 437 संघ के समविचारी संगठनों में काम करते हैं तथा 335 335 विस्तारक नई जगहों पर संघ की स्थापना में कार्यरत हैं। हालांकि इन वर्षों में प्रचारकों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये सब बिंदु जो हैं वो सोचने समझने लायक हैं कि संघ किस तरीके से काम करता है। उनकी विचारधारा नागपुर से चलती हुई पूरे देश में फैलती है और उन्हें सोचने समझने वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें ज़ॉम्बीज चाहिए जो एक इशारे पर काम कर सके।
तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा और इन वीडियोस को स्प्रेड करने में हम लोगों का भी सहयोग करिए। ऐसा नहीं है कि सुनकर अपने तक रख लें। इस विचारधारा का सामने आना बहुत जरूरी है, इसका खुलकर विरोध करिए यदि आप एक अच्छा उन्नत भारत चाहते हैं तो। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।